जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों के सामने COP26 जिसकी अभी अभी ग्लासगो में बैठक हुई है, और उसमें सभी देशों ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो सभी बातें क्या हैं और उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसमें भारत की क्या अहम भूमिका है, उन सभी बातों को मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो COP26 जिसकी अभी बैठक जो है तो ग्लासगो में हुई है, तो ये हमारे एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। हालांकि ये हमारे जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। जैसे कि दिया हुआ पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, ये हमारे जीएस पेपर 3 का सिलेबस है। और अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी इंटरनेशनल ट्रीटीज एवं इन्वेंशन या अंतर्राष्ट्रीय संधिया समझौते से भी रिलेटेड है। ये खबरों में इस समय क्यों है कि भारत ने घोषणा की कि वह 5 सूत्री कार्य योजना के हिस्से के रूप में 2070 तक कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन एमिशन तक पहुंच जाएगा, कार्बन स्टेबिलिटी तक पहुंच जाएगा, जिसमें 2030 तक उत्सर्जन को 50% तक कम करने का वादा किया है। भारत ने ऐसा किया है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि 5 सूत्री जो है तो 5 एक्शन प्लान कौन कौन से हैं। नेट जीरो मिशन के 5 एक्शन प्लान हैं जिन्हें जो है तो सभी देशों को मानना है, ओके। और 2003 तक उन्हें जीरो जो है तो नेट जीरो मिशन तक पहुंच जाना है। लेकिन भारत हमारा विकासशील देश है। अगर वो 2030 तक जो है तो पूरा इस तरीके से तक कोयले की खपत को बंद कर देगा, कंपनियों को बंद कर देगा, तो फिर वो विकास कैसे कर पाएगा। इसीलिए उसने 2030 तक 50% कम करने का वादा किया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और 2070 तक बिल्कुल जीरो। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये 5 एक्शन प्लान कौन कौन से हैं। तो 5 एक्शन प्लान में पहला आता है उत्सर्जन में कटौती, ठीक है। हाल की प्रगति का स्वागत करने के बावजूद दुनिया भर में लागू जलवायु नीतियों का कुल योग ग्लोबल वार्मिंग को उस सीमा के भीतर नहीं रखेगा, ठीक है, जिस पर पेरिस में सरकारों ने सहमति व्यक्त की थी। पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और तो जिसमें जो है तो उन्होंने ये बात की थी कि हम लोग जो तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई भी देश राजी नहीं हुआ, क्योंकि सभी जो है तो उसमें विकासशील की श्रेणी में चल रहे थे। अगर ये सब जो है तो कार्बन को बहुत पहले से खत्म करने लगते तो विकास कैसे हो पाता। तो देशों ने अपने यहाँ की जीडीपी और देश को देखते हुए उन्होंने इस पर ज़्यादा बल नहीं दिया उत्सर्जन में कटौती को। लेकिन इसमें जो है तो इसमें बहुत जोर दिया गया कि 5 एक्शन प्लान में हम उत्सर्जन में कटौती को जो है तो बहुत ही ज़्यादा जो बल देने वाले हैं, कि मतलब कि हम जो है तो ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर है वित्त मतलब कि होता है इनकम। तो 2009 में कोपेनहेगन में और फिर पेरिस समझौते में विकसित देशों द्वारा दिए गए वादे स्पष्ट हैं। इनकम का मतलब हो गया यहाँ पे, जैसे कि विकसित देश जो है तो विकासशील देशों को कम से कम $100 बिलियन का प्रतिवर्ष जो है तो उनकी सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन COP26 जो भी मीटिंग हुई है, इसमें जो होता ये और बातें जो है तो और भर के आई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है विकसित देश जैसे कि अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन, कि ये जो तो विकासशील देशों को जो तो ये इस तरह की वो प्रदान करेंगे $100 बिलियन का जो है तो उनको लोन प्रदान वो सहायता प्रदान करेंगे। ऐसा क्यों $100 बिलियन का जो है तो क्यों सहायता प्रदान करेंगे, ऐसा क्यों आवश्यक है। हमारे पीएम मोदी ने ही कहा कि जैसे कि पिछले जो अब के जो विकसित देश हैं वो पहले विकासशील देश करते रहेंगे, पहले विकासशील देश हुए रहे होंगे, और उन्होंने कार्बन को बढ़ा बढ़ाकर और ज़्यादा उपयोग किया, अपनी आय बढ़ाते गए, फैक्ट्रियाँ चलाती गए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो इन्होंने ही किया। अब जब विकासशील देशों की बात आई, चाय आए क्या कर रहा हो गया, वहीं बैठे थे। हाँ जाओ जाओ। जैसे पीएम मोदी ने हमें बताया, इसमें COP26 मीटिंग में सभी को संबोधन करते हुए कहा कि विकसित देश ने जो तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित किया है, और वो जो है तो प्रदूषण करके अपने आप को विकासशील से विकसित बना लिए हैं। अब जब बात आई विकासशील देशों की, वो तो पहले से ही गरीब है,
और जो तो आप उनका कार्बन बंद कर देंगे, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे, अब नेट जीरो मिशन को चलाने लगेंगे, तो फिर कहाँ से जो है तो अपना विकास कर पाएंगे, कहाँ से डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए बहुत से देशों ने अपना जो है 2080 2090 तक का जो है नेट जीरो मिशन प्लान को बता दिया है। तो बढ़ते हैं अनुकूलन में। अनुकूलन में मतलब कि जलवायु प्रभावों में वृद्धि के साथ नियमित समीक्षा के साथ सबसे कमजोर अनुकूलन में मदद करने के लिए जलवायु वृद्धि के कम से कम 50% के एक विशिष्ट लक्ष्य को प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता है। मतलब जैसे भारत का है कि 2030 तक जो है तो वो 50% तक जो है तो कार्बन को कम करेगा। ठीक है, और ओके अब देख लेते हैं कि लॉस्ट एंड डैमेज में। ओके, विकसित दुनिया की एक ऐसी ऐतिहासिक विफलता के अपने उत्सर्जन में पर्याप्त रूप से कटौती करने के परिणाम पहले से ही सबसे कमजोर लोगों के लिए स्थायी नुकसान और क्षति के परिणाम है। जी हाँ, यहाँ पे विकसित और विकासशील देशों को मेंशन किया गया है कि विकसित देशों ने जो है तो वो अपना जो है तो सब कुछ दांव पे लगाकर, मतलब कि पृथ्वी का पूरा खनिज, कोयला, एनवायरनमेंट, वातावरण सबको प्रदूषित करके अपने आप को विकसित बना लिया। अब जब बात है विकासशील देशों की, तो अब वातावरण प्रदूषित हो गया है विकसित देशों के चलते। अब कोई भी पृथ्वी पर कोई भी गतिविधि होती है तो सर्वप्रथम उसका खामियाजा विकासशील देशों को, गरीब देशों को भुगतना पड़ता है। और जैसे कि एक बार किसी छोटे या गरीब देश में तूफान आ गया या सुनामी आ गई तो जो है तो उसका सब कुछ तबाह हो जाता है, और इसे फिर से डेवलप होने में, उस सब को फिर से खड़ा करने में उसको कई सालों लग जाते हैं। और अगर फिर से वही आ गया तो उसको तो चौपट ही कर देते हैं पूरा। ठीक है, कार्यान्वयन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फिर से लौटते हैं COP26 की तरफ। बैठक का कार्यवृत्त, उपलब्धियां और असफलताएं। हम देखते हैं कि COP26 में क्या क्या उपलब्धियां हैं और कौन क्या, मतलब क्या क्या कौन से हैं और क्या क्या प्रेस हैं, असफलताएं भी हैं। ठीक है, तो नए वैश्विक और देश लक्ष्य, नए लक्ष्य क्या है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 2022 में मिस्र में होने वाले COP27 द्वारा अपने 2030 लक्ष्यों को मजबूत करने पर विचार करने का आग्रह किया गया है। और जैसे कि मिस्र में 2022 का वो COP27 जो है तो होगा। जैसे कि अभी COP26 ग्लासगो में हुआ है तो उसमें बात की गई है कि 2030 तक जो है तो नेट जीरो का पालन करेंगे। ठीक है, और तो इन बातों में बहुत से देशों ने जो है तो ना भरी है, हाँ नहीं बोला। उन्होंने 2080 2090 इंडिया का 2070 तक गया है, तो विकसित देशों ने इस पर नाराजगी जताई है और कहा कि 2027 मतलब 2022 में जो COP27 होगा उसमें हम जो इस पर और ज़्यादा विचार करेंगे। शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग को +1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं करने का लक्ष्य रखा और लगभग 140 देशों को उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए लक्ष्य तिथियों की घोषणा करने के लिए कहा। जैसे कि अब जो थे ये शर्तें जो है तो बड़े बड़े देश ही तय करते हैं और जो है तो छोटे देशों को इनमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब जैसे कि कोई जो है तो जैसे कि श्रीलंका से कोई कह दे कि अब तुम जो है तो अगले साल से तुम अपने यहाँ का वातावरण जिसको 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाने दोगे, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं करोगे, तो हालांकि उसको अपनी सभी फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ेगी, मोटर गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेगी, तो बेचारा वो क्या करेगा अकेले। हालांकि मैं बात सिर्फ श्रीलंका की नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी छोटे देशों की बात कर रहा हूँ और बड़े देश जो उन पर जुल्म ढाते हैं, लेकिन पूरा प्रदूषण उन्हीं का किया धरा है। यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि पेरिस समझौते में विकासशील देश उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमत नहीं थे, बल्कि जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता के लिए सहमत थे। बिल्कुल सही बात है, सब अपने देश को जीडीपी बढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि अब वो जो है तो जीडीपी बढ़ाने की तुलना में अब वो क्लाइमेट पे ध्यान देंगे तो कैसे काम चलेगा। भारत भी सर्वसम्मत में शामिल हो गया है, बिल्कुल, और 2070 के अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य नेट जीरो एमिशन की घोषणा की है। यह भारत की पिछली स्थिति में एक कदम आगे है, जहां उसने उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता को कभी स्वीकारा नहीं था। ग्लासगो ब्रेकथ्रू एजेंडा, अभी हम देख लेते हैं कि ये क्या है। यह एक संभावित महत्वपूर्ण विकास जो COP26 से उभरा है। ठीक है, ये ग्लासगो जो है ब्रेकथ्रू एजेंडा COP26 का ही हिस्सा है
वह है ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा, जिसे 42 देशों भारत सहित भारत में मिलाकर ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा को पास किया है। यह स्वच्छ ऊर्जा, सड़क परिवहन, स्टील और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती और टिकाऊ समाधान में तेजी लाने के लिए एक सहकारी प्रयास है। अभी पूछ देगा एग्जाम में ग्लासगो ब्रेक थ्रू एजेंडा कैसा है, सरकारी है या सहकारी, तो हमें बिल्कुल ध्यान देखना है कि सहकारी परियोजना है, ठीक है। और इसमें सड़क परिवहन, स्टील और हाइड्रोजन क्षेत्रों में जो है तो इसको जो है तो काम करने वाला है। चरणबद्ध डाउन कोयले की खपत, ठीक है। कोयला जीवाश्म ईंधनों में सबसे गंदा है। अभी मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि क्या ये जो मोटर वाहनों से धुआं निकल रहा है वो तो जो है तो हानिकारक है, और क्या जो आग जलाने पर जो धुआं निकलता है क्या वो हानिकारक है या नहीं। मैंने उससे कहा कि देखो, काला धुआं सब हानिकारक है, बस सब क्वेश्चन का एक ही जवाब कि काला धुआं सबसे ज़्यादा हानिकारक है। अब कोयले से तो सबसे ज़्यादा काला धुआं निकलता है। मशीनों की चिमनी हम देखिए, उनमें कितने सारे काले काले धुआं निकलते हैं, पूरा आसमान वहाँ का जो है तो अलग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। यूरोपीय देशों ने इसके चरण से बाहर होने के लिए कड़ी मेहनत की है, हालांकि विकासशील देशों ने इसका विरोध किया है। हालांकि अब यूरोपीय देशों ने बहुत अच्छा काम किया है कि देखो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा ना वैसे वैसे दिमाग भी आती जाएगी और सब कुछ सही भी होता जाएगा। यह तक आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप जो है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यूपीएससी में भी आप जो है तो पूरा किताब का किताब लिखते जाओगे ना तो फिर भी आपको जो है तो नंबर नहीं मिलेगा। आप अपना विचार क्या लिखते हैं ना वो मैटर करता है। एक मध्य मार्ग, मतलब जैसे कि भारत ने सुझाया था कि COP26 में कोयला आधारित बिजली के चरण डाउन के लिए बुलावा दिया गया था। हो गया हमारा COP26। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कि भारत ने ऐसी कौन सी बात COP26 में नहीं की जो उसे करना चाहिए था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।